24 सितंबर 2008 लॉस एंजलिस के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी से करीब 300 प्रकाश वर्ष दूर एरीज कॉन्स्टलेशन में स्थित BD + 20 डिग्री 307 सोलर सिस्टम में एक बेहद ही अजीब घटना देखी। हुआ यूं कि सोलर सिस्टम के स्टार को ऑर्बिट करने वाले दोनों एक्सोप्लैनेट्स किसी कारणवश आपस में टकरा गए। आपने दो स्टार्स, दो गैलेक्सीज और यहां तक कि ब्लैक होल्स के बीच में कोलिजन्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये इवेंट काफी यूनिक था। किसी भी सोलर सिस्टम में दो प्लैनेट्स का आपस में कोलाइड कर जाना, इसके हमारे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में भी ऐसा कुछ हो सकता है? दोस्तों, जुपिटर और सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं और जाहिर सी बात है कि सोलर सिस्टम में इनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि कभी कोई ग्रेविटी का ऐसा खेल हुआ और ये दोनों प्लैनेट्स आपस में टकरा गए, तब इसका अंजाम क्या होगा? क्या इससे ये दोनों ग्रह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इस टक्कर का हम पर और हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? और क्या ये कोलिजन हमारे सोलर सिस्टम के अंत का कारण भी बन सकता है? आपके दिमाग में चल रहे सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका मास हमारे सूरज के मास से केवल 1047 गुना ही कम है और इसका टोटल डायामीटर है 1,39,820 किलोमीटर, जो सूरज से करीब 10 गुना ही कम है। ये पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 0.1% ऑक्युपाई करता है और अगर हम सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों के मास को एक साथ मिला भी ले तो भी जुपिटर का मास उनसे 2.5 गुना ज्यादा ही निकलेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर जुपिटर का मास थोड़ा और ज्यादा होता तो ये एक स्टार भी बन सकता था और फिर हमें भी एक बाइनरी सोलर सिस्टम में रहने का सौभाग्य मिल सकता था। वहीं अगर बात करें सैटर्न की, तो जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि ग्रह ही तो है। इसका मास हमारे धरती के मास के मुकाबले 95 गुना ज्यादा है, जबकि इसका डायामीटर 1,16,460 किलोमीटर का है, जो कि हमारे सूरज के कंपैरिजन में 12 गुना कम है। सैटर्न और जुपिटर ये दोनों ही अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जाने जाते हैं और अपने सख्त ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही ये आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखते हैं और इनर सोलर सिस्टम की तरफ आने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी अक्सर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों ग्रहों की ग्रेविटी इन्हीं से धोखा कर जाए तो, और ये आपस में टकरा जाए तो? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जायंट्स हैं, मतलब कि ये दोनों ही ग्रह मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बने हुए हैं और इन दोनों ग्रहों के पास कोई रॉकी सरफेस भी नहीं है। तो अब होगा ये कि जैसे ही ये दोनों ग्रह एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आएंगे और क्लोज आने लगेंगे तो इनकी अपनी फैमिलीज इनसे जुदा हो जाएगी। मेरा मतलब है कि इनके मून्स इनके ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। आपको बता दूं कि जुपिटर के पास 79 ज्ञात चंद्रमाएं हैं और वहीं सैटर्न अपने 82 मून्स के साथ सोलर सिस्टम का किंग ऑफ द मून्स है। तो अब वापस आते हैं टक्कर के तरफ। यहाँ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इतना तेज होने वाला है कि जुपिटर और सैटर्न के ऑलमोस्ट सभी चंद्रमाएं स्पेस में दूर दूर तक फेंक दिए जाएंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ मून्स इनर सोलर सिस्टम में बसे दूसरे ग्रहों से टकरा जाए और उन्हें बर्बाद कर दे। ऐसे में उनकी हमारी धरती से टकराने की प्रोबेबिलिटी भी करीब 0.5% तक हो सकती है। और केवल यही नहीं, हो सकता है कि इनमें से कुछ मून्स सोलर सिस्टम के सभी सीमाओं को पार करके आउटर सोलर सिस्टम में पहुंच जाए और एक रोग मून बनकर हमेशा के लिए वहीं पर भटकते रहे। अब ये रोग मून क्या होता है? गाइस, आपने रोग प्लैनेट के बारे में तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना। रोग मून्स भी कुछ इसी तरह होते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। अब दोस्तों, जैसे ही ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराएंगे तो जुपिटर जो कि बड़ा प्लैनेट है वो सैटर्न यानी कि छोटे प्लैनेट को स्वेलो कर लेगा, मतलब कि निगल लेगा और सैटर्न हमेशा के लिए जुपिटर का ही पार्ट बन जाएगा। इस कोलिजन के दौरान इतनी ज्यादा हीट निकलने वाली है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हीट रेडिएशन पूरे सोलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी ही और ऑब्वियस सी बात है कि हमारी धरती और इस पर रहने वाले यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जब ये दोनों ग्रह आपस में मिल जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पर दो कंडीशंस बन सकती है।
पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम में एक नए प्लैनेट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि जुपिटर के साइज से बड़ा होगा और एक गैस जायंट होगा। ऐसे कंडीशन में अगर सोलर सिस्टम का कोई दूसरा ग्रह डिस्ट्रॉय ना हुआ तो अब हमारे सौरमंडल में कुल 7 ग्रह ही बचेंगे जो होंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूरेनस और नेपच्यून। और इस 7वें ग्रह का नाम क्या रखना चाहिए? चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि जुपिटर और सैटर्न के मर्ज होने से बना ये नए नवेले ग्रह का नाम क्या रखना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन भी बन सकती है। हो सकता है कि ये दोनों ग्रह मिलकर एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार का फॉर्मेशन कर दे। ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स ऐसे स्टार्स होते हैं जिनकी साइज जुपिटर से बस थोड़ी ही बड़ी होती है और इनकी ब्राइटनेस भी हमारे सूरज के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज्यादा कम होती है। जब ये दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तो इस नए प्लैनेट के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया शुरू हो सकती है और हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से निकलने वाली इनक्रेडिबल हीट के कारण ही ये एक स्टार का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके फॉर्मेशन के टाइम इसके सरफेस का टेम्परेचर हमारे प्रेजेंट सूरज के सरफेस के टेम्परेचर के बराबर होगा, मतलब कि करीब 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ब्राइटनेस सूरज के कंपैरिजन में काफी कम होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो हम इसे आसानी से सोलर सिस्टम के किसी भी कोने से देख पाएंगे। अब अगर ये दोनों प्लैनेट्स स्टार बन गए तो हमारा सोलर सिस्टम भी एक बाइनरी सोलर सिस्टम बन जाएगा। बाइनरी सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें 2 स्टार्स होते हैं और ये दोनों ही स्टार्स एक दूसरे को एक कॉमन बेरी सेंटर के अबाउट ऑर्बिट करते हैं। लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम के हिसाब से बात करें तो सैटर्न और जुपिटर का कंबाइंड मास टोटल प्लैनेटरी मास का 90% है, जो कि हमारे सूरज के मास के कंपैरिजन में केवल 0.11% ही होगा। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि एक स्टार बनने के बाद भी ये सूरज के करंट पोजीशन को थोड़ा भी चेंज कर पाएगा। अगर सैटर्न और जुपिटर मिलकर एक प्लैनेट बनाते हैं तो उनके फॉर्मेशन के बाद काफी ज्यादा मात्रा में गैसियस रेसिड्यू, मतलब प्लैनेट के फॉर्मेशन के बाद बचने वाली गैसेस इसके चारों ओर जमा हो जाएंगी और समय के साथ साथ कंडेंस होकर इस नए ग्रह के फ्यूचर मून्स का फॉर्मेशन करेंगी। मतलब कि अगर सैटर्न और जुपिटर कल के दिन टकरा जाते हैं तो इससे ये कम से कम डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाले, लेकिन इसका हमारे सोलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या ये हमारे धरती को नुकसान पहुंचा सकती है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके कोलिजन के दौरान निकलने वाली हीट इतनी ज्यादा होगी कि ये धरती को तो नहीं लेकिन यहाँ रहने वाले जीवों को तो जरूर खत्म कर सकती है। इससे हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी खत्म हो जाएगा और ये रेडिएशन हमारे ओजोन लेयर को पार करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन दोनों ही ग्रहों के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण जो मून्स आकर पृथ्वी से टकराने वाले थे वो तो है ही, लेकिन साथ में ये मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में बसे एस्ट्रॉयड से टकरा कर या फिर उन्हें अपने ऑर्बिट में फंसा कर पृथ्वी की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब कंडीशंस चाहे कैसी भी हो, चाहे कद्दू चाकू पर गिरे या चाकू कद्दू पर, कटना तो कद्दू को ही है। कहने का मतलब यह है कि चाहे हीट रेडिएशन आ जाए या मून्स आकर टकरा जाए या फिर केवल एस्ट्रॉइड्स को ही प्रोजेक्ट क्यों ना कर दे, आखिर में पृथ्वी का जीवन ही तो खत्म होना है। हमारा आखिरी सवाल यह है कि इससे पूरे सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। अब जब जुपिटर और सैटर्न आपस में मिलेंगे और अपने करंट साइज और मास से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी ग्रेविटी भी पहले से ज्यादा हो जाएगी और ये आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएंगे। इसके आसपास के प्लैनेट्स जैसे कि मार्स, यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स भी थोड़ी चेंज हो जाएगी एंड ओवरऑल कहे तो सोलर सिस्टम में इमरजेंसी आ जाएगी। अब इससे पहले कि आप अपने कल्पनाओं में कुछ ज्यादा ही खो जाए और ये सब सच समझने लगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कल्पना ही है और असल में ऐसा कुछ भी फिलहाल तो नहीं हो सकता। सैटर्न और जुपिटर ये दोनों ही करोड़ों सालों से अपने ऑर्बिट में स्टेबल बने हुए हैं और अपने साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम को भी स्टेबल बनाए रखे हैं और आने वाले करोड़ों सालों में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे कि इनके ऑर्बिट में कोई असर पड़े। लेकिन अगर अचानक से ऐसा कुछ हो गया तो मेरे दोस्त ये अंतरिक्ष है और यहाँ सब कुछ पॉसिबल है ना? अगर पॉसिबल है तो एक लाइक करो फटाफट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।